जैसे हम डिस्कस कर रहे थे किरचॉफ लॉ को, तो उसमें दो बातें हमें ढंग से समझनी है। मैं एक बार मतों को रिपीट कर देता हूँ। पहली ये कि सेम टेम्परेचर पर किसी भी दो बॉडीज का एमिसिव पावर इज टू एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो सेम रहेगा। ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है एक्चुअली किरचॉफ लॉ का, और ये याद रखना है। दूसरा ऑफ कोर्स ये था कि गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स एंड बैड एब्जॉर्बर्स आर बैड एमिटर्स ना। वो ठीक है, ऐसे याद रखना थोड़ा फैंसी लगता है, बट ठीक है, इतना ज़्यादा काम का नहीं है, फील का ज़्यादा है। गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स को तुम एक तरीके से और याद कर सकते हो कि A इज इक्वल्स टू E। ए मतलब एब्जॉर्प्टिव पावर जितना बड़ा होगा, इट मीन्स दैट उतना ही अच्छा एब्जॉर्बर है। ऑफ कोर्स E भी उतना बड़ा होगा। E मतलब एमिसिविटी, ये बड़ी है, इस बात का अर्थ यह है कि ऑफ कोर्स उतना ही अच्छा एमिटर है। तो दोनों अगर बराबर होंगे, इट मीन्स दैट कि एब्जॉर्बर अच्छा तो एमिटर अच्छा, एब्जॉर्बर खराब तो एमिटर भी तो खराब। ठीक है, इसी बात को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। एक सवाल करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास इस तरह का एक अरेंजमेंट है जिसमें ये कोई बॉडी है, इसका एब्जॉर्प्टिव पावर जो है वो 0.8, इसका जो एरिया है लेट्स से वो 20 मीटर स्क्वायर है, और इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर है। इसका कुछ टेम्परेचर है और उस टेम्परेचर पर ये कुछ ना कुछ पावर एमिट कर रहा है। लेट्स से पावर एमिट कर रहा है 20 वाट, पावर एमिट कर रहा है 20 वाट। उसी टेम्परेचर पर एक दूसरी बॉडी है और इसका एब्जॉर्प्टिव पावर जो है वो 0.6 है। इसका एरिया लेट्स से बच्चों 15 मीटर स्क्वायर है और इसका टेम्परेचर भी T है। ये भी कुछ ना कुछ पावर एमिट करेगा, पता नहीं कितना करेगा, मैंने उसको P एमिट लिख दिया। हमें पता करना है कि ये दूसरी ऑब्जेक्ट कितना पावर एमिट करेगी। इतना सही सवाल है। मेरे ख्याल से सवाल लिखाने की जरूरत तो नहीं होगी, मैंने डायग्राम में ही बिल्कुल एकदम बढ़िया से इसको सेट कर रखा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से किरचॉफ लॉ लगाऊं, पहले सोच लो किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं क्या? आप हो गया हाँ सर बिल्कुल। दोनों बॉडीज का नेचर सेम होना जरूरी नहीं है, एरिया सेम होना जरूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर सेम होना जरूरी है, जो आपने दिखा रखा है कि टेम्परेचर दोनों का सेम है। इसका एब्जॉर्प्टिव सॉरी इसका एमिसिव पावर इज 20 वाट पर 20 मीटर स्क्वायर। इसका एमिसिव पावर इज टू एब्जॉर्प्टिव पावर शुड बी इक्वल टू इसका एमिसिव पावर अपॉन एब्जॉर्प्टिव पावर। इससे ये जीरो का कैंसिल, मीटर स्क्वायर कैंसिल, एंड पावर एमिटेड की वैल्यू आ गई, दैट इज 20 वाट अपॉन 20 अपॉन 8 इंटू 15 इंटू 6। सही क्या ना? देखना कुछ कैंसिल। अच्छा है तो कैंसिल हो गया, बढ़िया कैंसिल हो गया। तो मेरे पास ये आ गया शायद 3, ये आ गया शायद 4, दैट इज 45 अपॉन 4, आई थिंक दैट इज 11.25 वाट्स। इतने वाट इसका पावर है। कैलकुलेशन एक बार वापस से चेक कर लेना, ऐसा मुझे कोई खास ऐसा कोई जुगाड़ तो लग नहीं रहा। पावर एमिटेड विल बी ऑफ कोर्स 15 इंटू 6 अपॉन 20 अपॉन 20 इंटू 8। ठीक है, बढ़िया है। 20 से 20 कैंसिल, 8 से बड़ा 4 कैंसिल। ठीक है, दैट इज 11.25 वाट। तो हमारा जो किरचॉफ लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही है, और इससे हमारा काफ़ी हद तक काम बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एक छोटी सी थ्योरेटिकल बात बोलता हूँ, इसको आगे जाके हम थोड़ा सा न्यूमेरिकली भी देखेंगे और बाद में हम इसको थोड़ा सा मैनेज करेंगे। ठीक है, ठीक, सुनिएगा। छोटा सा पॉइंट है, हम इन पॉइंट्स को आगे जाकर न्यूमेरिकली भी देखेंगे, हम इसका फॉर्मूला भी निकालेंगे। लेकिन एक बात तुम थ्योरेटिकल सुन सकते हो। मान लीजिए कि आपके पास कोई ना कोई बॉडी है, कोई ना कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर लेट से T है।
ये अपने अंदर से कुछ ना कुछ पावर एमिट कर रही है। इसकी एमिसिविटी या एब्जॉर्प्टिव पावर इसका ए है, इसका सरफेस एरिया ए है। अब मैं जानना चाहता, अच्छा इसका टेम्परेचर T है और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो Ts है, बड़ा ये ऐसे है, Ts है, ये टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपने टेम्परेचर के कारण जो रेडिएशंस बाहर निकल रही है उसका पावर जो है वो किस किस चीज पर डिपेंड करेगा। तो सुनना बच्चों, जो भी आप पावर एमिट कर रहे हो ये किस किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन। सबसे पहले हम जो पावर एमिट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, वो हमारे टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा या सराउंडिंग के टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो आप बड़ा घर से बैठे बैठे चीख चीख के बोल रहे होंगे सर हमारे टेम्परेचर पर ही डिपेंड करेगा, सराउंडिंग के टेम्परेचर पर क्यों करेगा? हमारा टेम्परेचर जितना ज्यादा एमिटेड पावर भी तो ज्यादा। तो आप कहोगे सर पावर एमिटेड जो है इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ बॉडी, बॉडी के टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अच्छी बात है बेटा, मैं आपको हल्का फुल्का बता भी चुका हूं कि दिस पावर एमिटेड या फिर आपका एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4। हम आगे जाके भी इसको देख लेंगे, तुम चिंता मत करना। तो रफली आप कह सकते हो कि जो आपका एमिसिव पावर है या फिर आपका जो पावर एमिटेड है ये टेम्परेचर इन केल्विन के 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकेंड, किस पर डिपेंड करेगा? मुझे ऐसा लगता है बेटा कि सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करेगा। इसको एक्सपेरिमेंटली देख भी सकते हो, प्रूव भी कर सकते हो, लेकिन जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज्यादा रेडिएशंस निकलेंगी, उतनी ही ज्यादा रेडिएशंस निकलेंगी। और हम कह सकते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया। जैसे मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कि किसी कप के अंदर चाय पड़ी है और गर्म है, उसे अगर बहुत जल्दी ठंडा करना होगा तो हम क्या करेंगे? तो हम ऑफ कोर्स उस चाय को किसी प्याली के अंदर रख देंगे और वो जो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो रेडिएशन ज़्यादा निकलेंगे। रेडिएशन अगर ज़्यादा निकलेंगे तो ऑफ कोर्स वो जल्दी ठंडी होगी। हालांकि उसमें सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन का फर्क नहीं पड़ता, उसमें कन्वेक्शन वगैरह भी होते हैं, लेकिन अगेन वो भी एरिया पर ही डिपेंड करते हैं। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा रेडिएशन उतनी ही ज़्यादा निकलेंगी और पावर एमिटेड उतना ही ज़्यादा आएगा। सो वी कुड से कि ये सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है। अगली बात, ये जो पावर एमिट हो रहा है ये मेरे बच्चों इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपकी ऑब्जेक्ट की नेचर क्या है। सर नेचर पे कैसे? भाई मैं ऐसा कहूंगा कि आपके इस ई की वैल्यू, एमिसिविटी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ऑफ कोर्स उतना ही ज्यादा पावर एमिट होगा। ये एमिसिविटी जितनी ज्यादा उतना ही ज्यादा पावर एमिट करेगा। जैसे परफेक्टली ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी बहुत ज्यादा होती है, 1 होती है, तो वो सबसे ज्यादा पावर एमिट करता है। जिस किसी की एमिसिविटी 0.5 होगी उसकी जो पावर एमिटेड होगी वो उसके मुकाबले हाफ पावर एमिट करेगा। जिसकी एमिसिविटी और कम होगी वो पावर और कम एमिट करेगा, अगर बाकी सारे पैरामीटर सेम है तो आप कह सकते हो कि पावर एमिटेड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द बॉडी। सर नेचर ऑफ द बॉडी कहने का क्या अर्थ है बेटा? नेचर ऑफ द बॉडी कहने का अर्थ है कि ई पर डिपेंड करता है, एमिसिविटी पर डिपेंड करता है। एमिसिविटी जितनी ज्यादा होगी आपका पावर एमिटेड उतना ही ज्यादा। हम आगे जाके फॉर्मूले बनाएंगे, चिंता मत करो, बड़ी बार छोटी सी थ्योरेटिकल बात है, सुन सकते हो। आगे चलते हैं। मैं आपसे पूछूं कि इसमें से अगर पावर एमिट हो रहा होगा तो कुछ ना कुछ रेडिएशंस इस पर गिर भी रही होंगी, कुछ ना कुछ पावर इस पर इंसिडेंट भी हो रहा होगा। तो मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द पावर इंसिडेंट, ये किस पर डिपेंड करेगा? बताइए बेटा, बोलिए। आप पर जो पावर गिर रहा है, आप पर जो रेडिएशंस गिर रही हैं, वो रेडिएशंस किस पर डिपेंड करेंगी? हल्का फुल्का आइडिया दीजिए कि किस पर डिपेंड करेंगी। तो मेरे ख्याल से आपने शायद सोच लिया होगा, बोल भी दिया होगा। आप बोलोगे सर मुझ पर जो रेडिएशंस गिर रही हैं वो मेरे टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि मेरे पर रेडिएशंस कोई और गिरा रहा है। कौन गिरा रहा है? सराउंडिंग। तो ऑफ कोर्स वो रेडिएशंस किससे निकली है? सराउंडिंग से। तो वो रेडिएशंस किस पर डिपेंड करेंगी? सराउंडिंग के टेम्परेचर पे। तो आप कह सकते हो इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर
ऑफ सराउंडिंग, जो सराउंडिंग है उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। बल्कि आप कह सकते हो कि जो आपका पावर इंसिडेंट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सराउंडिंग के टेम्परेचर की पावर 4/TS है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सराउंडिंग। भाई सराउंडिंग जितना ज्यादा पावर एमिट करेगी ऑफ कोर्स उतना ज्यादा पावर इस पे गिरेगा, और सराउंडिंग जितना पावर एमिट करेगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा ऑफ कोर्स सराउंडिंग के टेम्परेचर की पावर 4। तो इंसिडेंट पावर जो इस बॉडी पर है वो भी सराउंडिंग के टेम्परेचर की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा ऑफ कोर्स सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा ऑब्वियस बात है कि रेडिएशंस उतने ही ज्यादा गिरेंगे, रेडिएशन उतने ही ज्यादा गिरेंगे। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा रेडिएशंस गिरेंगे। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कोई गीला तौलिया है, हम चाहते हैं कि उसे हम धूप में सुखा दें, तो कैसे सुखाओगे, उसको ऐसे फोल्ड करके, हर तरफ से फोल्ड करके ऐसे छोटा सा करके सुखाओगे या खोल के सुखाओगे, तो आप बोलोगे ऑफ कोर्स खोल के सुखाएंगे। खोल के सुखाएंगे तो एरिया ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो उस पर ऑफकोर्स रेडिएशन सनलाइट ज़्यादा गिरेगी और वो जल्दी सूख जाएगा। और अगर मैं उसको ऐसा फोल्ड करके अगर मैं उसको सुखाने की कोशिश करूंगा तो एरिया कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा तो उस पर रेडिएशंस कम गिरेंगी, उस पर रेडिएशंस कम गिरेंगे तो वो लेट से सूखेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जितना ज़्यादा एरिया इंसिडेंट रेज उतनी ही ज़्यादा, इंसिडेंट पावर भी उतना ही ज़्यादा। फेयर एनफ। तीसरा कुछ नेचर, नहीं बिल्कुल नहीं, आप पर कितनी पावर गिर रही है ये आपके नेचर पर थोड़ी डिपेंड करेगा। सर कैसे, मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि मैंने ये कोई ऑब्जेक्ट है जो चारकोल ब्लैक की बनी हुई है, या मतलब मान लो कि कोई ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बनी हुई है। चारकोल ब्लैक अच्छे से एब्जॉर्ब करती है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करती बल्कि रिफ्लेक्ट ज्यादा करती है, मान लेते हैं। लेकिन जो नंबर ऑफ इंसिडेंट रेज है वो तो उतनी होंगी, वो तो उतनी होंगी, चाहे इसको तुम ब्लैक कलर का बना दो, चाहे तुम इसको सिल्वर कलर का बना दो, चाहे तुम इसे प्योरली रिफ्लेक्टिंग बना दो, जो इंसिडेंट रेज हैं वो तो उतनी होंगी। हाँ, उसमें से तुम कितना हिस्सा एब्जॉर्ब करते हो वो इस बात पर डिपेंड करता है कि ये चारकोल ब्लैक का बना हुआ है या फिर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस का बना हुआ है। लेकिन जो नंबर ऑफ, मैंने यहां पर पावर एब्जॉर्ब थोड़ी लिखा है, यहां पर तो मैंने पावर इंसिडेंट लिखा है। इसका कितना हिस्सा तुम एब्जॉर्ब करते हो वो तुम्हारे नेचर पर डिपेंड करता है। फिर आप बोलोगे सर ए जितना बड़ा हमने उसका उतना ही ज्यादा हिस्सा एब्जॉर्ब कर लिया है। लेकिन आप पर जो इंसिडेंट रेज गिर रही हैं वो तो इस बात पर डिपेंड नहीं करते कि आपका नेचर क्या है। जैसे मैं एग्जांपल लूं कि मैं चाहे व्हाइट कलर की स्वेटर पहनूं चाहे मैं ब्लैक कलर की स्वेटर पहनूं, जो नंबर ऑफ फोटॉन्स गिर रहे होंगे, जो रेडिएशंस गिर रहे होंगे वो तो दोनों पर सेम ही गिरेंगी अगर दोनों का सरफेस एरिया सेम है तो। हाँ, ये बात जरूर है कि जो ब्लैक कलर की जो स्वेटर है वो ज्यादा नंबर ऑफ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन यहां पर एब्जॉर्ब थोड़ी लिखा हुआ है, यहां पर तो पावर इंसिडेंट लिखा हुआ है। पावर इंसिडेंट तो दोनों केस में सेम होगा। तो आप कह सकते हो कि पावर इंसिडेंट जो है वो नेचर पर डिपेंड नहीं करती। अब मैं कहता हूं कि जो पावर इंसिडेंट था उसका कुछ हिस्सा ये ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर लेगी, और मेरे बच्चे जानते हैं कि पावर एब्जॉर्ब जो होगी वो A टाइम्स पावर इंसिडेंट होगी। तो अगर मैं आपसे कभी पूछ लूं कि पावर एब्जॉर्ब किस किस पर डिपेंड करेगी, तो आप बोलोगे सर उन चीजों पर तो डिपेंड करेगी जिन पर पावर इंसिडेंट कर रहा था, साथ ही साथ में ए पर भी डिपेंड करेगी। और ए किस पर डिपेंड करता है, ये एब्जॉर्प्टिव पावर किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इस सरफेस के नेचर पर कि ये कितना अच्छा एब्जॉर्बर है। ये जितना अच्छा एब्जॉर्बर होगा ए की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, आपका पावर एब्जॉर्ब उतना ही ज्यादा होगा। जितना आपकी ए की वैल्यू छोटी होगी पावर एब्जॉर्ब उतना ही कम होगा। तो आप कह सकते हो कि पावर एब्जॉर्ब्ड डिपेंड्स ऑन पावर इंसिडेंट, एंड पावर इंसिडेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एंड एरिया, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एंड डिपेंड्स ऑन एरिया। और थर्ड क्या आ गया, स्मॉल ए। स्मॉल ए मतलब नेचर ऑफ बॉडी, नेचर ऑफ बॉडी, ये बॉडी के नेचर पर भी डिपेंड करेगा।
इंसिडेंट पावर नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा था, लेकिन उसका कितना फ्रैक्शन हम लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो बेटा बॉडी के नेचर पर डिपेंड करेगा। ब्लैक कलर के स्वेटर ज्यादा नंबर ऑफ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगी और व्हाइट कलर की जो स्वेटर है वो कम नंबर ऑफ फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगी। गिरने वाली रेडिएशंस दोनों पर बराबर होंगी। तो कितनी रेडिएशंस गिर रही हैं आप पर वो आपके नेचर पर डिपेंड नहीं करती, उसका कितना हिस्सा आप एब्जॉर्ब कर रहे हो वो आपके नेचर पर डिपेंड करेगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक छोटी सी बात और, किसी ऑब्जेक्ट में से जो रेडिएशंस निकल रही हैं उन रेडिएशंस को अगर हम स्टडी करें तो हमें कुछ बातों का आइडिया लगता है, जिसे हम एक ग्राफ से बताएंगे। हेडिंग लिखिए, दैट इज, एक मिनट, इस हेडिंग लिखने से पहले एक छोटी सी टर्म और लिखो, दैट इज स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। हम लोग एमिसिव पावर शब्द तो समझ चुके थे, अब हम पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सुनिएगा। मान लीजिए बेटा कोई बॉडी है, इसका टेम्परेचर T है और ये अपने अंदर से लगातार कोई रेडिएशंस निकाल रही है। जो रेडिएशंस निकाल रही हैं उनकी वेवलेंथ 0 से लेकर इन्फिनिटी तक वेरी कर सकती हैं। अच्छी बात है बेटा, वो जितनी रेडिएशंस निकल रही हैं उन सब का जो नेट एमिसिव पावर है वो E है। एमिसिव पावर आप जानते ही हो, कितना पावर एमिट किया डिवाइड बाय सरफेस एरिया, कितना कुल मिलाकर पावर एमिट किया डिवाइड बाय सरफेस एरिया। इस पावर एमिट में सारा पावर आ गया, सारा जितना पावर था 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जितनी रेडिएशन निकाले ना उन सब का मिलाकर कितना पावर बाहर निकल रहा है डिवाइड बाय सरफेस एरिया। आपको सारी बात तो रिपीट कर रहे हो, आप बिल्कुल कर रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं, अब मैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर डिफाइन कर रहा हूं। मान लीजिए कि लैम्डा से लेकर लैम्डा प्लस डी लैम्डा, इस छोटे से डी लैम्डा वेवलेंथ डिफरेंस में जो एमिसिव पावर आया वो मान लीजिए डीई आया। पूरा नेट एमिसिव पावर तो ई है, लेकिन मैंने जानबूझ के कौन सी वेवलेंथ में इंटरेस्ट दिखाया, जिसकी वेवलेंथ बेटा कहां से कहां तक वेरी कर रही है, लैम्डा से लेकर लैम्डा प्लस डी लैम्डा। इस छोटी सी वेवलेंथ रेंज के अंदर जो एमिसिव पावर आएगा वो भी छोटा सा आएगा। दिस इज छोटा सा एमिसिव पावर ऑफ द रेडिएशंस कॉरस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा। अगर कोई मुझसे पूछे कि एमिसिव पावर क्या होगा, सॉरी, अगर कोई मुझसे पूछे कि स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या होगा, तो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का पहली बात बड़ा जो साइन होगा वो हम ऐसे ई लैम्डा यूज करेंगे, एंड इट इज ऑलवेज डिफाइंड लाइक दिस, एमिसिव पावर of that small change in wavelength upon that small wavelength difference। इतना सा है। This is your spectral emissive power। This is your spectral emissive power। ये d lambda क्या है, वो जो छोटा सा वेवलेंथ रेंज है वो, और उस छोटी सी वेवलेंथ रेंज का कितना एमिसिव पावर है वो आपका dE है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो dE is equals to E lambda इंटू डी लैम्डा। छोटी वेवलेंथ रेंज के अंदर छोटा छोटा एमिसिव पावर डीई आता गया। अगर आपको पूरा एमिसिव पावर चाहिए तो ऐसे छोटे एमिसिव पावर छोटी वेवलेंथ रेंज में निकालते जाओ और उन सबको जोड़ दो। जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन। सर लैम्डा कहां से कहां तक वेरी करूं, बेटा आप तो जानते हो थ्योरेटिकली लैम्डा विल वेरी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। आई होप दैट्स ओके। अगर मान लीजिए कभी इतनी बड़ा मैथमेटिक्स हम लोगों को आती है कि ई लैम्डा अगर वाई एक्सिस में हुआ और अगर लैम्डा एक्स एक्सिस में हुआ और उनके बीच में मान लीजिए अगर ऐसा कर्व हुआ, देन वी नो दैट कि दिस एरिया इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ ई लैम्डा डी लैम्डा एंड दिस इज योर एमिसिव पावर।
एंड दिस इज योर एमिसिव पावर। तो ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा का जो ग्राफ है उसका एरिया विल प्रोवाइड एस एमिसिव पावर, एंड वी नो दैट कि एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4। तो आप कह सकते हो कि दिस एरिया इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाला एरिया ऐसा होगा, ये एरिया कैसा होगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम अब देखेंगे, है ना। लेकिन ठीक है, थ्योरेटिकली हमने हल्का फुल्का इस बात को समझ लिया कि हमारा स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है क्या। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, छोटा सा एग्जांपल सुनना बेटा। मान लो कि इस ऑब्जेक्ट में से लैम्डा की वैल्यू 1000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 1000.01 एंगस्ट्रॉम तक जो रेडिएशंस निकालती हैं, उन रेडिएशंस का एमिसिव पावर जो है वो 10⁻⁻⁴ वाट पर मीटर स्क्वायर है। सुना आपने? नेट एमिसिव पावर ये नहीं है, नेट एमिसिव पावर ये नहीं है, ये एमिसिव पावर सिर्फ और सिर्फ उन रेडिएशंस का है जिनकी वेवलेंथ इस इतनी सी रेंज के अंदर है। तो बताओ इस वेवलेंथ पर आपका स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर होगा ये छोटा सा एमिसिव पावर DE डिवाइड बाय ये छोटी सी वेवलेंथ रेंज D लैम्डा। दिस इज ऑफ कोर्स 10⁻⁻⁴ वाट पर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय छोटा सा वेवलेंथ का चेंज। बेटा यहां से यहां तक वेवलेंथ कितनी चेंज हुई है? मेरे ख्याल से 0.01 एंगस्ट्रॉम। दिस इज योर आंसर। मतलब अगर मान लो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर पूछा होता तो दिस इज योर आंसर। मैंने कोई सवाल नहीं पूछा, मतलब सिर्फ डेफिनेशन बढ़िया से आपके दिमाग में सेट हो जाए, इसलिए मैंने हल्का सा आपके एक वैल्यूज के साथ बात बताई है। आई रियली होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलें यार, है ना, ऐसे आसान आसान बातें कोई बहुत टफ नहीं है। नेक्स्ट इज अब बेटा एक्चुअल में ग्राफ कैसा होगा ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा का, उस बात पर आते हैं और वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलो सुनो 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 सुनो। नेक्स्ट इज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। नेक्स्ट इज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। चलो बच्चों सुनो, अगर आपके पास कोई ब्लैक बॉडी है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी बेटा, तो इस परफेक्टली ब्लैक बॉडी से किसी टेम्परेचर T पर जो रेडिएशंस निकलेंगी उनकी वेवलेंथ बेटा आप जानते हो कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक वेरी करेंगी। ये जितनी रेडिएशंस अगर निकल रही हैं उन सारी के सारी रेडिएशंस का अगर आप स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर वर्सेस लैम्डा अगर ग्राफ प्लॉट करते हो तो ग्राफ जो है वो मोर और लेस समथिंग लाइक ऐसा है, रफली ऐसा है। इट विल बी समथिंग लाइक दिस। दिस ग्राफ स्टेट्स दैट कि जो बहुत छोटे वाली वेवलेंथ है उनकी रेडिएशंस भी बहुत कम है, जो बहुत बड़ी वेवलेंथ है उनकी रेडिएशन भी बहुत कम है। मोस्टली जो रेडिएशंस हैं वो बीच के रीजन में लाई कर रही है। ठीक है, ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। दिस इज द वेवलेंथ corresponding to maximum emission. Look at this. This is lambda m. Lambda m का मतलब maximum lambda नहीं बेटा, maximum lambda तो infinite है। Lambda m मतलब this is the lambda, this is the wavelength for which emission is maximum, जिसकी रेडिएशन सबसे ज्यादा निकल रही है। तो आप कह सकते हो lambda m is wavelength corresponding to maximum emission। सबसे ज्यादा जो एमिशन होगा वो इस लैम्डा एम पर है। ठीक है ना।
ये वो और ये लैम्डा एम है जो है ये जीरो की तरफ भी नहीं है, इन्फिनिट की तरफ भी नहीं, बीच में कहीं ना कहीं है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि दिस विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टेट्स दैट कि दिस लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन ऑफ द बॉडी। बॉडी के टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। कारण भी आप जानते हो, हम जानते हैं कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा बॉडी का, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं उनके चार्ज पार्टिकल्स के वाइब्रेशन उतने ही ज्यादा वायलेंट होंगे, उतने ही ज्यादा एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशंस होंगे। उनके जितने ज्यादा एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशंस होंगे वी नो दैट कि उनकी एनर्जीज उतनी ही ज्यादा होंगी। उनकी अगर एनर्जी ज्यादा होंगी तो उनमें से जो निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, और अगर उनकी एनर्जी ज्यादा होगी तो जो निकलने वाले फोटोन्स हैं, निकलने वाले जो रेडिएशंस हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और दूसरे शब्दों में कहूं तो उनका लैम्डा कम होगा। और अगर लैम्डा कम होगा तो जो ग्राफ जो आपने बना रखा है उसका मैक्सिमा इधर ना आकर इधर आएगा। लोअर लैम्डास जो है उन पर रेडिएशंस ज्यादा आएंगी। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ही लोअर वेवलेंथ पर रेडिएशंस ज्यादा। इसका उल्टा भी कह सकता हूं कि टेम्परेचर आपका जितना कम होगा इस एटम के इस परफेक्टली ब्लैक बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं उनके चार्ज पार्टिकल उतने ही छोटे वाइब्रेशंस करेंगे। उनके वाइब्रेशंस अगर छोटे होंगे, उनकी एनर्जीज अगर कम होगी तो उनमें से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है उनकी भी एनर्जी कम होगी। उनकी एनर्जी कम होगी तो ऑफ कोर्स रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसीज कम होंगी, लैम्डास ज्यादा होंगे। तो जो रेडिएशंस निकल रही है प्रीडोमिनेंटली वो हायर लैम्डा की निकल रही होंगी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि टेम्परेचर जितना कम बड़ा लैम्डा उतने ही ज्यादा। सो मैं कह रहा हूं कि लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। अगर आपने टेम्परेचर को केल्विन में अगर दुगना कर दिया है तो ये जो मैक्सिमा यहां पर आया, मैक्सिमा यहां पर नहीं आएगा, इसके हाफ पर आएगा। अगर आपने टेम्परेचर को 3 टाइम्स कर दिया है तो जो मैक्सिमा यहां पर आया है ये यहां पर नहीं आएगा, इसके 1/3 पे आएगा। अगर आपने टेम्परेचर को आधा कर दिया है तो लैम्डा एम दुगना हो जाएगा, तो ये यहां ना आकर यहां से आधा जाएगा। आई होप दैट्स ओके। तो बड़ा पहली बात मेरे पास ये है कि लैम्डा एम इंटू टी शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज नोन एज Wien's constant. Its value is 0.282 centimeter Kelvin. That is 0.282 centimeter Kelvin, या फिर 2.82 into 10 raised to power -3 meter Kelvin. दिस इज योर वेन्स कांस्टेंट। वेन्स कांस्टेंट की वैल्यू वही लेनी है जो सवाल में आपको दे रखी होगी। अक्सर सवाल आपको दे रखी होगी, याद कर लोगे तब भी कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, याद कर सकते हो। और अगर याद ना हो तो एग्जाम में जैसे मैंने कहा कि आपको दे भी रखी होगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई होप इट्स ओके। मैं यहां पर आपको एक दो बातें और बोलना चाहता हूं। ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा, इसका जो ग्राफ है इट विल टेल अस, सुनेगा, ग्राफ का जो एरिया है इट ऑलवेज टेल यू इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स, यही बताता है। लेकिन यहां पर y नहीं है, सॉरी y नहीं है, कौन है, ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा, डी एक्स नहीं, एक्स में लैम्डा लेंगे। वी नो दैट ई लैम्डा डी लैम्डा का इंटीग्रेशन अगर मैं 0 से लेकर इन्फिनिटी तक करता हूं तो ये आपका आता है एमिसिव पावर। इसका जो एरिया है वो आपको एमिसिव पावर बताएगा। एंड वी नो दैट वी हैड रिमेंबर्ड इट कि एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4। तो आप ये भी कह सकते हो कि इसका जो एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4 आएगा। ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा का जो कर्व है उसका एरिया विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा। इन दोनों बातों को मैं कंपाइल करके एक सवाल के अंदर बता रहा हूं। सुनिए बच्चों, आपके पास कोई परफेक्टली ब्लैक बॉडी है और उसका स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर वर्सेस वेवलेंथ, जो ग्राफ है वो ऐसा है। टेम्परेचर T पर कोई बॉडी है
उसका टेम्परेचर T है, उसका ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा कर्व ऐसा है। यहां कहीं इसका लैम्डा m है, लैम्डा m मतलब वेवलेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एमिशन। इसका ये लैम्डा m है, जिसको मैंने एक बार के लिए लैम्डा नॉट कह दिया। अब मैं कह रहा हूं कि इसी बॉडी का अगर मैं टेम्परेचर T की बजाय 2T कर दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर टेम्परेचर आपने दुगना कर दिया तो जो मैक्सिमा यहां पर आ रहा है वो मैक्सिमा यहां पर नहीं आएगा, इसके हाफ पे आएगा। तो मैक्स, क्योंकि टेम्परेचर को दुगना किया तो जिस वेवलेंथ पर रेडिएशन सबसे ज्यादा निकल रही है दैट इज लैम्डा m, इसकी वैल्यू हाफ हो जानी चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि इसकी वैल्यू हाफ हो जानी चाहिए, यू कुड इजीली से दिस इज द न्यू लैम्डा m, इट इज ऑफ कोर्स लैम्डा बाई 2। मेरे बच्चे एक बात और बोलेंगे कि सर जैसे ही आपने टेम्परेचर को दुगना कर दिया ना तो एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4। इसका मतलब हमारा जो एमिसिव पावर है वो जितनी एमिसिव पावर पहले थी उसका 16 टाइम्स हो गया। क्यों? टेम्परेचर दुगना तो एमिसिव पावर 2 की पावर 4 बटा 2 की पावर 4 कितना हो गया? 16 टाइम्स हो जाएगा। और एमिसिव पावर अगर 16 टाइम्स हो गई है इसका मतलब एरिया भी 16 टाइम्स हो जाना चाहिए। अगर इस ग्राफ का अगर एरिया अगर a है तो अब नए वाले ग्राफ का एरिया a नहीं आना चाहिए, 16a आना चाहिए। और नए वाले ग्राफ का अगर एरिया 16a आना चाहिए तो मैं एक काम करूंगा कि ग्राफ में दो चेंज करूंगा। पहला चेंज तो ये कि जो मैक्सिमा आया है उसको इधर ले आऊंगा आधे पे, और दूसरा बड़ा चेंज ये करूंगा कि मैं उसकी पीक को ऊपर ले जाऊंगा। उसकी पीक को इसलिए ऊपर ले जाऊंगा क्योंकि मुझे इस बात को भी जस्टिफाई करना है कि अगर इसका एरिया अंडर द कर्व अगर a है तो इसका नए वाले का एरिया अंडर द कर्व खूब बड़ा आना चाहिए, 16 टाइम्स आना चाहिए। इसलिए मैं इस ग्राफ को दिस विल बी द न्यू कर्व एट टेम्परेचर 2T एंड आई कुड इजीली से कि इसके अंडर अगर कर्व आपने a बताया है तो इसके अंडर आपको कर्व का अंडर का एरिया 16a बताना चाहिए। इसलिए मैं इसकी पीक को ऊपर ले गया और यहां पर आपका मैक्सिमा बेटा, इस पॉइंट पर आपका मैक्सिमा। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने टेम्परेचर को T से T/2 कर दिया बेटा, बताओ ग्राफ कैसा आएगा? टेम्परेचर को T से T/2 कर दिया, जैसे आपने बॉडी का टेम्परेचर हाफ कर दिया तो मैं जानता हूं कि द वेवलेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एमिशन डबल हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब जो मैक्सिमा यहां पर आया था वो मैक्सिमा यहां नहीं आएगा, यहां से आगे आएगा। ये इतना यहां कहीं आएगा। ये आपका नया वाला लैम्डा डबल डैश लिख दूं, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा नॉट। सर पीक का क्या करोगे बेटा? पीक में इतनी तो नहीं देख सकता क्योंकि मैं जानता हूं कि टेम्परेचर अगर हाफ हो गया तो एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4। हाफ की पावर 4 आएगा 1/16। तो नया वाला एमिसिव पावर जो है वो पुराने वाले एमिसिव पावर का 1/16 है। एमिसिव पावर अगर 1/16 है तो ऑफ कोर्स आपकी क्या कहते हैं बेटा उसको, एरिया अंडर द कर्व भी तो 1/16 होना चाहिए। तो पीक जो है मैं नीचे लेके आऊंगा और जो नया वाला ग्राफ है इट विल बी समथिंग लाइक दिस। और मैं रफली ऐसा कहने की कोशिश करूंगा कि इसके एरिया अंडर द कर्व अगर a है तो इसका एरिया अंडर द कर्व a नहीं है, a/16 है। ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। दिस इज फॉर टेम्परेचर T/2। इसके नीचे का एरिया अगर a है तो इसके नीचे का एरिया 16a है, तो इसके नीचे का एरिया a/16। आई होप बेटा आप बात समझ गए होंगे। अच्छा पॉइंट है बेटा, कभी आप इस पे सवाल भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अपने शीट मॉड्यूल में तो होंगे होंगे, प्लस जेई के अंदर भी कभी ना कभी आपसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, एक छोटा सा सवाल करो। बेटा सवाल लिखे, इफ radiations emitted by sun are maximum at
4700 एंगस्ट्रॉम। बड़ा 4700 एंगस्ट्रॉम इज रफली येलो कलर, और येलो कलर की इंटेंसिटी सन से जो रेडिएशंस आ रही है वहां पर सबसे ज्यादा रेडिएशंस आती है, ठीक है। इफ रेडिएशंस एमिटेड बाय सन आर मैक्सिमम एट 4700 एंगस्ट्रॉम, then find टेम्परेचर ऑफ सन। सन के टेम्परेचर का एक रफ सा आइडिया निकालना है, एंड वी कैन कंसिडर सन टू बी ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी। क्यों सर परफेक्टली ब्लैक बॉडी मान लोगे? सर लगता तो नहीं है। बस लगने से क्या होता है? परफेक्टली ब्लैक बॉडी का मतलब थोड़ी कि ब्लैक दिखेगा। परफेक्टली ब्लैक बॉडी में इसको कहा जो अच्छा एब्जॉर्बर हो और अच्छा एमिटर हो, एंड वी नो दैट कि सन तो बहुत ही अच्छा एमिटर है, ठीक है। अच्छी खासी रेडिएशन एमिट कर रहा है। सन से अच्छा एमिटर हमारे आस पड़ोस में और कौन है? आस पड़ोस में तो नहीं, लेकिन जो लोग दिख रहे हैं उनमें से, है ना। सो आप कह सकते हो कि विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ सेज दैट वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एमिशन इनटू टेम्परेचर शुड बी इक्वल टू बी। Lambda m is of course 4700 angstrom into 10 raised to power minus 10 meter into temperature should be equal to B. B is 2.82 into 10 raised to power minus 3 meter Kelvin. ये इसकी यूनिट है। So temperature will be 2.82 into 10 raised to power minus 3 मीटर से मीटर कैंसिल, ठीक है। दैट इज 2.82 इंटू 10 रेज टू पावर 7, चलो ना 10 रेज टू पावर 5 लिख देता हूँ। रफली बेटा ऐसा आपका आंसर आ ही जाएगा यार। डिवाइड करना थोड़ा डिवाइड भी कर सकते हो, देख लो बेटा कितना का आता है। दैट इज 282 अपॉन 47 इंटू 1000 केल्विन। 282 अपॉन 47 करना बेटा डिवाइड। 282 डिवाइड बाई 47, अरे तो एग्जैक्टली 6 आ गया, बढ़िया है, ठीक है। सो आंसर कम्स आउट विद 6000 केल्विन। तो जो सन का टेम्परेचर है वो आप कह सकते हो कि रफली 6000 केल्विन के आसपास, ठीक। चलिए बच्चों, हो सकता है बेटा कभी आपसे उल्टा सवाल भी पूछ लें, ऐसे कह दें कि यार कोई स्टार है उसका टेम्परेचर इतना है, बताओ उसमें जो रेडिएशंस निकल रही हैं वो सबसे ज़्यादा किस वेवलेंथ पे है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ कहोगे कि सर टेम्परेचर पता है, बी पता है, लैम्डा एम पूछा, निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो कभी इस तरह का सवाल आए तो हम बड़े आराम से उसको निपटा सकते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। बेटा स्टीफन एंड बोल्ट्जमैन दीज आर टू डिफरेंट साइंटिस्ट, एंड दोनों ने ही बेटा अलग अलग तरीके से इस लॉ को दिया। एक ने बेटा क्या कहते हैं कि थियोरेटिकली, एंड सेकंड वन ने प्रैक्टिकली इस बात को प्रूव किया। और सुनिएगा, बहुत ही ऐसे इंपॉर्टेंट सी बात है, और हमारे जो सवाल है वो इस बात पर ही बेस्ड, ठीक है। तो आराम से इत्मीनान से सुनना। दे सेड दैट कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर T है, एरिया A है, और ये बॉडी आपकी एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो A की वैल्यू और E की वैल्यू 1 है,
तो ये बॉडी अपने अंदर से कुछ न कुछ रेडिएशंस एमिट करेंगी, और जो रेडिएशंस एमिट करेंगे, जो पावर एमिट होगा, इसके लिए दे सेड दैट कि द पावर एमिटेड is of course emissive power into A. Emissive power is directly proportional to temperature की power 4, so that is A into sigma into temperature की power 4. Emissive power is directly proportional to temperature की power 4. Sigma is some constant. It is known as Stephen's constant, and its value is 5.67 into 10 raised to power minus 8 watt per meter square per Kelvin की power 4. The value of Stephen's constant is watt per meter square per Kelvin की 4. Value will be 5.67 into 10 to power minus 8. वैल्यू आपको सवाल में वही लेनी है जो सवाल में स्टीफेंस कॉन्स्टेंट की दे रखी हो। कई बार कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 6 इंटू 10⁻⁸ भी मैंने IIT के सवाल के अंदर देखा है, तो वहाँ पर झगड़ा नहीं करना कि अरे हमारे सर ने तो बहुत ही अच्छी वैल्यू लिखा है, हम तो वो लेंगे। ऐसे नहीं, जो दे रखी हो वही लेनी है, ठीक है। दिस इज योर स्टीफेंस कॉन्स्टेंट एंड दिस इज योर पावर एमिटेड। ये जो पावर एमिटेड है ये इतना होगा। फेयर एनफ। अगर इसके पास सराउंडिंग है और सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर TS है तो इस पर कुछ ना कुछ रेडिएशंस गिरेंगी, और जितनी गिरेंगी ना उतनी ही एब्जॉर्ब होंगी। सर ऐसा क्यों? क्योंकि परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी का A की वैल्यू 1 होती है, इसलिए जितनी गिरती है सारी एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जब पावर एब्जॉर्ब होंगी दैट विल बी सिग्मा इंटू A। जितना ज्यादा एरिया पावर एब्जॉर्ब उतना ही ज्यादा मल्टीप्लाइड बाय नॉट इसका टेम्परेचर। बेटा इस पर जो पावर गिर रही हो आप जानते हैं, आपने याद कर रखा, आपके दिमाग में सेट है कि इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके टेम्परेचर की पावर 4, बल्कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सराउंडिंग के टेम्परेचर की पावर 4, ठीक है ना। मैं आपसे कहूं कि कुल मिलाकर कितना पावर बाहर गया, तो आप बोलोगे सर अगर आप बाहर गया है इसका मतलब हमारा टेम्परेचर ज्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो पावर एमिटेड ज्यादा है, पावर एब्जॉर्ब कम है, और नेट पावर जो बाहर गया है दैट इज ऑफ कोर्स दिस माइनस दिस, दैट इज E इंटू A इंटू हमारे टेम्परेचर की पावर 4 माइनस सराउंडिंग के टेम्परेचर की पावर 4। इस पावर को मेरे बच्चे dQ अपॉन dt भी लिखते आए हैं। इस dQ को कैसे लिखना है ये मैंने आपको अलग अलग टाइम पर सिखा रखा है। मैंने आपको ये भी सिखा रखा है कि अगर मान लो हीट बाहर जाएगी तो आप ये भी लिख सकते हो कि दैट इज dQ कैन बी रिटन एज ms dt। dt इज द स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर अपॉन टाइम टेकन, दैट इज dt। सर ये वाला माइनस क्यों लगाया? बेटा वाला माइनस इसलिए लगाया क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर हीट लगातार बाहर जाएगी तो टेम्परेचर टाइम के साथ घटेगा, और टेम्परेचर अगर टाइम के साथ घटेगा तो तेरा dt अपॉन dt बेटा क्या आएगा? नेगेटिव। इस तरफ तो सब कुछ पॉजिटिव लिख रखा है, इस तरफ नेगेटिव लिखे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस पूरे नेगेटिव को मैंने एक नेगेटिव से और मल्टीप्लाई कर दिया, नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर से देख लो बेटा, हायर टेम्परेचर में से लोअर टेम्परेचर में माइनस किया है, नेट हीट बाहर जा रही है, उसको तुम ms dt अपॉन dt लिखते हो तो बात नहीं बनती, क्योंकि हम जानते हैं कि टेम्परेचर तो घटेगा, तो ये dt अपॉन dt जो आपका नेगेटिव आना चाहिए, और अगर ये नेगेटिव आएगा और राइट साइड अगर पॉजिटिव, तो दोनों इक्वेशन बेटा कभी बराबर हो ही नहीं पाते, तो इस माइनस को मैंने एक माइनस से मल्टीप्लाई और कर दिया। ये तो तब है जब ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा हो और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो। मान लो कभी ऐसा हुआ कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम है और सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है, तो क्या होगा? सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है और हमारा टेम्परेचर कम है, तो पक्की बात है कि मैंने बाहर कम पावर निकाली है और एब्जॉर्ब मैंने ज्यादा की है, और एब्जॉर्ब मैंने अगर ज्यादा की है तो ऑफ कोर्स इस बार पावर का आउटपुट नहीं है बेटा, पावर का इनपुट है। आप बोलोगे सर कुल मिलाकर मेरे पास पावर आई है, अंदर आने वाली माइनस बाहर जाने वाली, अंदर आने वाली है दिस, बाहर जाने वाली है दिस, तो आप बोलोगे सर नेट अंदर आई है दैट दिस माइनस दिस। अगेन दिस पावर कैन रिटन एज कितनी हीट आई पर यूनिट टाइम। सर इस बार हीट क्या करेगी मेरे बच्चे? इस बार तो हीट टेम्परेचर बढ़ाएगी, और टेम्परेचर बढ़ाएगी तो क्या लिखूं बच्चे? बोला सर m मास है, s स्पेसिफिक हीट है, तो आप लिख सकते हो दैट इज m इंटू एस इंटू dt अपॉन dt। इस बार राइट साइड भी पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड भी पॉजिटिव है, चेक कर लो बेटा।
ये वाले साइड भी पॉजिटिव, वो वाले साइड भी पॉजिटिव। समझदार बच्चों को पता है कि सर ऊपर वाले इक्वेशन और नीचे वाले इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है। सर यहाँ पर आपने दिस माइनस दिस कर दिया, यहाँ पर उल्टा कर दिया, वहाँ पर आपने माइनस लगा दिया, बात तो सर वही है। फिर भी आपको हल्का फुल्का पता होना चाहिए कि किस टाइम पर हम माइनस लगाते हैं, किस टाइम पर हम प्लस लगाते हैं। आपको हल्का फुल्का आइडिया तो होना ही चाहिए, है कि नहीं। लेकिन ये तो बात हुई परफेक्टली ब्लैक बॉडी की, ये तो बात हुई परफेक्टली ब्लैक बॉडी की। अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी ना हो तो क्या होगा? कोई बात नहीं, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। ये आपके पास कोई बॉडी है जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, और इस बॉडी का टेम्परेचर T है, एमिसिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर E या A दे रखे हैं, और सराउंडिंग का टेम्परेचर है TS। ठीक है, ये कितना पावर एमिट करेगा? सोचते हैं, सोचते। परफेक्टली ब्लैक बॉडी पावर एमिट कर रहा है इतना, तो ये बॉडी पावर एमिट करेगी इतना। समझ गए बेटा? नहीं समझे? चलो याद दिलाता हूं। एमिसिविटी मैंने क्या डिफाइन की थी? एमिसिव पावर ऑफ बॉडी डिवाइड बाय एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ऊपर नीचे एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी मल्टीप्लाई बाय एरिया, ये आ गया पावर एमिटेड किसका? परफेक्टली ब्लैक बॉडी का। एमिसिव पावर इनटू एरिया क्या आ गया? पावर एमिटेड किसका? बॉडी का। तो आप कह सकते हो कि बॉडी का जो पावर एमिटेड है वो E टाइम्स पावर एमिटेड बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी का पावर एमिटेड ये था, तो बॉडी का ये होगा। कम ऑन बेटा, आसान सा काम है। नहीं समझ में आया तो आखिर में तो याद ही कराना था मेरे को भी यार, लेकिन मुझे लगा कि मैं समझा सकूं, तो मैंने ठीक है बेटा कोशिश की। आई ट्राइड वेल, आई थिंक सो। अगेन पावर एब्जॉर्ब्ड, आप बोलोगे सर पावर एब्जॉर्ब्ड हमारे टेम्परेचर पर नहीं, सराउंडिंग के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। सराउंडिंग के टेम्परेचर पर, दैट इज सिग्मा इंटू एरिया इंटू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग की पावर 4। आप बोलोगे सर ये पावर तो जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी थी उसने एब्जॉर्ब की थी, आपकी ये वाली बॉडी उतनी नहीं करेगी, ये एब्जॉर्ब करेगी उसका एक फ्रैक्शन, उसका एक पार्ट। कितने टाइम्स? A टाइम्स। याद ही बेटा, ये तो पावर गिरा था वो है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी जितना गिरा था सारा एब्जॉर्ब हो गया था, उसका कितना हिस्सा एब्जॉर्ब होगा? A टाइम्स। A का तो फॉर्मूला ये था, कितना पावर गिरा, सॉरी बेटा, कितना पावर एब्जॉर्ब किया डिवाइड बाय कितना पावर गिरा, यही तो था। हमारा तो काम बन गया बढ़िया से, हमारा तो बढ़िया से काम हो गया। दिस इज योर पावर एब्जॉर्ब्ड। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि नेट पावर कितना बाहर गया, पहली बात तो नेट पावर बाहर कब जाएगा? जब हमारा टेम्परेचर ज्यादा होगा और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा। तो आप बोलोगे सर नेट पावर बाहर जाएगा दिस माइनस दिस, कॉमन ले लो, सिग्मा बाहर A बाहर, सिग्मा बाहर A बाहर, इवन E को भी बाहर ले सकते हो। सर कैसे बाहर ले सकता हूं? अरे यार ये E और A तो सेम ही है, E बाहर ले लो, A बाहर ले लो, एक ही बात है। हमारे टेम्परेचर की पावर 4 माइनस सराउंडिंग के टेम्परेचर की पावर 4। सर नेट पावर बाहर जा रही है, हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, तो माइनस MS/dt अपॉन dt। ऊपर वाला T टेम्परेचर, नीचे वाला T टाइम। ये मैं तुम्हें पहले से लिखाना सिखा चुका हूँ। आगे चलो बेटा, अगर मान लो कि हमारा टेम्परेचर कम हुआ और सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा हुआ, जैसे मान लो ये आइस है और सराउंडिंग में बेटा मान लीजिए टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो हमारा टेम्परेचर कम है और सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है, तो नेट पावर आएगी, नेट रेडिएशंस आएंगी, और नेट रेडिएशंस कितनी आएंगी? दिस माइनस दिस। हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा? अरे भाई रेडिएशंस अगर नेट आएंगी तो हमारा टेम्परेचर तो बढ़ेगा, तो दैट DQ कैन रिटन एज MS/dt। नीचे dt से डिवाइड कर दूंगा, तो ये एक तरह से रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर की तरह, एक तरह से रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। सारी कहानी सेम है, बस इतना सा फर्क पड़ गया कि बेटा मैंने यहां पर इसको E से मल्टीप्लाई कर दिया। आई रियली होप आप समझ गए होंगे कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी में और बाकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ बेटा वो E या A का अंतर है। E बोलना और A बोलना मोर और लेस एक जैसे सी बात है, कोई अलग अलग सी बातें नहीं है। ठीक है, अलग सी बात नहीं बेटा, सेम बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, इस बात पे सवाल करते हैं बढ़िया सा।
इसी बात पे बच्चों सवाल करते हैं, अच्छे अच्छे करते हैं, है ना, बढ़िया बढ़िया सवाल करते हैं, आराम से इत्मीनान से, कोई जल्दी नहीं अपन को। मैं IIT JEE एडवांस का ही सवाल ले रहा हूँ, वैल्यूज तो यार मेरे को याद है नहीं, है ना, तो मैं तो ऐसे रैंडम वैल्यूज दे रहा हूँ, सोल्व करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, एक्सप्रेशन लिख देना बेटा, मैं भी कौन सा सोल्व कर रहा हूँ। ये आपके पास कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। ये जो लोग डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर लिखते हैं ना बेटा, बहुत ही बेकार लोग होते हैं, ये हमें कंफ्यूज करना चाहते हैं। क्या कंफ्यूज करना चाहते हैं कि हम भी है ना फॉर्मूले में डिग्री सेल्सियस में लिख दें, है ना, हम इतने बेवकूफ़ हैं थोड़ी, दिखते हैं, है थोड़ी। हम टेम्परेचर किस में लिखेंगे, केल्विन में लिखेंगे। हमारे पास ये बॉडी है, इसका एरिया 20 मीटर स्क्वायर दे रखा है, लेट्स से इसका एमिसिविटी या फिर एब्जॉर्प्टिव पावर जो है वो 0.6 है। इस बॉडी का जो मास है वो बड़ा लेट्स से 10 kg है, और इसकी स्पेसिफिक हीट लेट्स से 5000 जूल पर kg पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस। चलिए सुनिए, हमारा टेम्परेचर ज्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो नेट रेडिएशंस आएंगी या जाएंगी, बट ऑफ कोर्स जाएंगी। फाइंड find the net power or outgoing through radiation। सिग्मा बेटा भाई लिख देंगे, बड़े काम से लिख देंगे। नेट पावर कितना बाहर जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर नेट बाहर जाएगा, कितना बाहर जा रहा है माइनस कितना अंदर आ रहा है। कितना बाहर जा रहा है, E A सिग्मा हमारे टेम्परेचर की पावर 4, कितना आ रहा है माइनस E A सिग्मा सराउंडिंग के टेम्परेचर की पावर 4। सर इसमें E नहीं लिखना चाहिए, आपको A लिखना चाहिए, एक ही बात बेटा, चाहे E लिख चाहे A लिख। आप कह सकते हो कि सर E बाहर A बाहर सिग्मा बाहर हमारे टेम्परेचर की पावर 4 माइनस सराउंडिंग के टेम्परेचर की पावर 4। E की वैल्यू है 0.6, एरिया है हमारा कहाँ गया 20 मीटर स्क्वायर। सिग्मा मेरे बाल को सवाल में दे नहीं रखा, तो वही लिख लेंगे जो हमें पहले आपको याद करा रखा है, 5.67 इंटू 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4 इंटू हमारे टेम्परेचर की पावर 4 माइनस सराउंडिंग के टेम्परेचर की पावर 4। हमारा टेम्परेचर कितना बेटा 127 डिग्री सेल्सियस। यूं थोड़ी कि गंवारों की तरह 127 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे, हम उसको केल्विन में लिखेंगे। 127 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो 127 प्लस 273, आई थिंक दिस इज 400 केल्विन। केल्विन तो मैं बाहर ले गया, 400 की पावर 4, 400 की पावर बड़ा 4, बड़ा 4 की पावर 4 तो कितना हो गया 256, तो 256 100 की पावर 4 बड़ा मेरे ख्याल से 10⁻8 आ जाएगा, तो उस 10⁻8 को ऐसे अलग से लिखा है, तो बड़ा दिख तो रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन लिखो, 27 प्लस 273 हमारा टेम्परेचर आ गया 300 केल्विन, मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर आ गया 300 केल्विन। 300 की पावर 4, 3 की पावर 4 तो 81 होता है, और 100 की पावर 4 तो 10⁻8 आएगा ही आएगा। मीटर का स्क्वायर, केल्विन की पावर 4, केल्विन की पावर 4 हो गया कैंसिल। आंसर वाट में आ रहा है, आना भी चाहिए वाट में, पावर है तो वाट में आएगी और किसमें आएगी, 10⁻8 10⁻8 बड़ा आपका कैंसिल हो गया। अब यार देख लेना क्या आता है यार, ये 0.6 इंटू 20 हो गया 12 इंटू 5.67 इंटू 256 माइनस 81 बड़ा कितना गया 175 क्या, देखना बड़ा कितना आता है यार।
इंटू 5.67 इंटू क्या इंटू 175, बड़ा मेरे ख्याल से 11907 आ रहा होगा, 11907 वाट। मैं एक बार फिर से चेक कर लूँ, 12 इंटू 5.67 इंटू 175, 11,907 वाट ये आ रहा होगा। ये नेट पावर लगातार इस सिस्टम में से बाहर जाए जा रही है, अच्छी बात है बेटा, ठीक है, बढ़िया है। दूसरा बताओ, टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? हाँ बोलो टेम्परेचर तो घटेगा, हमारा टेम्परेचर बड़ा है, सराउंडिंग का छोटा सा टेम्परेचर तो घटना चाहिए, बिल्कुल घटना चाहिए। फाइंड रेट ऑफ कूलिंग। बेटा रेट ऑफ कूलिंग मतलब ये हमसे dt/dt जानना चाह रहा है, ठीक, वो मतलब वही है, ठीक है। कभी रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ हीटिंग आ जाए तो समझना कि टेम्परेचर का चेंज जानना चाह रहा है। तो आप बोलोगे सर ये जो पावर बाहर गया है दैट इज 11907 वाट, दिस इज अवर dq/dt and it can be written as -ms dt/dt, that is equals to माइनस, बेटा बताओ मास कितना है? मास है 10 kg। एस कितना बेटा? सब एस आई यूनिट में चिंता मत करो, दैट इज 5000 जूल पर केजी पर केल्विन इंटू dt/dt, एंड दैट इज पावर आउटगोइंग। और बड़ा पावर आउटगोइंग मेरे पास है 11907 वाट, वाट कैन बी रिटन एज जूल पर सेकेंड, जूल से जूल हो गया कैंसिल, केजी से केजी हो गया कैंसिल, और dt/dt की वैल्यू आ गई मेरे पास, dt/dt की वैल्यू आ गई माइनस, माइनस उधर गया और आ गया है 11907 केल्विन आ गया ऊपर, और नीचे क्या आ गया बेटा? 50,000। ये माइनस साइन तो क्या कह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, टेम्परेचर तो घट रहा है। ठीक है यार, मैं एक बार फिर से वैल्यूज लिख लेता हूँ, 11907 और डिवाइड बाई कौन है ये 5000 बड़ा, ये 10 ये 50,000, दैट इज आई थिंक 0.238, दैट इज -0.238 केल्विन पर सेकेंड। इस इंस्टेंट पर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है वो ये है, इतना इतना टेम्परेचर, माइनस साइन हटा दूं तो इतना इतना टेम्परेचर हर सेकंड लगातार घटेगा इस इंस्टेंट पर। तो कोई अगर मुझसे पूछ ले कि सर रेट ऑफ कूलिंग क्या होगी, तो उसको जवाब दे देना कि रेट ऑफ कूलिंग होगी 0.238 केल्विन पर सेकेंड। जब रेट ऑफ कूलिंग पूछे ना तो माइनस साइन ना लगाओ ना, तब भी चलेगा, क्योंकि उसने कूलिंग तो खुद ही बोल दिया ना, तो उसमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं। भाई कूलिंग तो खुद ही मान ही रहा है, सवाल में मान रहा है कि मेरा कूल हो रहा है, तो माइनस क्या लिखने की जरूरत है। हाँ, अगर कोई मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर पूछेगा तब मैं माइनस लगाऊंगा, तब वो माइनस क्या रिप्रेजेंट करेगा कि टेम्परेचर घट रहा है कि नहीं। भाई कोई मुझसे पूछ ले कि बताओ व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो मेरे लिए प्लस माइनस लगाना जरूरी है कि नहीं। और अगर मान लो कि सिर्फ पूछेंगे रेट ऑफ कूलिंग क्या है, तो इसका मतलब सवाल वाला मान के बैठा है कि टेम्परेचर घट तो रही है, तो आप अगर आंसर में माइनस ना लिखो तब भी चलेगा। हो सकता है कि 4 ऑप्शन देख रखे हो, एक भी ऑप्शन माइनस ना हो, तो यूं नहीं कि सवाल छोड़ दिया कि अरे सर टेम्परेचर तो घट रहा है सर, आप इस माइनस नहीं है, इसका मतलब वो रेट ऑफ कूलिंग के अंदर मान के बैठा है कि माइनस तुमने मान लिया, आप तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू लिख दो। ठीक है, चलिए बच्चों एक और करते हैं बेटा, एक छोटी सी बात और सोचते हैं, एक छोटा सा सवाल और करते हैं। सुनिए बच्चों, आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका एरिया लेट से 5 मीटर स्क्वायर, इसका खुद का जो टेम्परेचर है बच्चों वो 27 डिग्री सेल्सियस है, और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो लेट से 47 डिग्री सेल्सियस है।
जब ये टेम्परेचर डिफरेंस छोटा होगा ना, उसका हम एक अलग से अप्रोक्सीमेशन भी निकालेंगे बाद में आगे जाके। देन एक बार तो बड़ा ठीक है, हमने ऐसा कोई अप्रोक्सीमेशन निकाला नहीं है, तो जो चीज़ें हमने सीख रखी है उसी से काम करना है, ठीक है। इसकी बड़ा एमिसिविटी या फिर एब्जॉर्प्टिव पावर जो है वो 0.8 है। इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो बड़ा लेट्स से 5 kg है, और इसकी स्पेसिफिक हीट जो है वो लेट्स से 5000 जूल पर kg पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। ये अब बेटा आपका टेम्परेचर कम है, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स आपका टेम्परेचर तो बढ़ेगा। तो नेट का बड़ा पावर इनकमिंग हो या आउटगोइंग होगा? आप बोलो सर ऑफ कोर्स हमारा टेम्परेचर जो है वो कम है, सराउंडिंग का ज़्यादा है, तो पक्की बात है कि मैं एब्जॉर्ब ज़्यादा करूंगा और एमिट कम करूंगा, तो सर इनकमिंग होगा इस बार। तो लिख दो बेटा, फाइंड नेट पावर इनकमिंग थ्रू रेडिएशन। नेट मतलब बेटा जो अंदर आया माइनस बाहर गया, ऐसे। दूसरा ऑफ कोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। इस इंस्टेंट पर रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर बताओ। बड़ा सवाल रिपीट ही है ना, आपको बड़ा सिर्फ और सिर्फ है ना वैल्यूज रखनी बच्चों, ठीक है, कर दो आंसर आ जाएगा बच्चे। है ना, सिर्फ वैल्यूज रखनी, कोई खास ऐसी चिंता वाली बात ही नहीं है। जो नेट पावर अंदर आ रही है दैट इज E A सिग्मा, कॉमन ले लिया बेटा, सराउंडिंग के टेम्परेचर की पावर 4 माइनस हमारे टेम्परेचर की पावर 4। E की वैल्यू 0.8, एरिया 5 मीटर स्क्वायर, सिग्मा कितना है? अच्छा सिग्मा तो मैं बड़ा जो याद कर रखा है, 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4। सराउंडिंग का टेम्परेचर बेटा 47 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में करूंगा तो 273 प्लस 47 320 की पावर 4 माइनस हमारे टेम्परेचर की पावर 4 बड़ा केल्विन की पावर 4, केल्विन की पावर 4, केल्विन की पावर 4, मीटर स्क्वायर आपका कैंसिल। ठीक है बच्चों, दिस इज 0.8 इंटू 5, इसको तो 4 ही लिख दूं, दैट इज 4 इंटू 5.67 इंटू 3.2 रेज टू पावर 4 माइनस 3 रेज टू पावर, बड़ा मैंने 10 रेज टू पावर 8 इससे कैंसिल कर दिया। ठीक है ना, मेरे को तो सही लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। एक बार मैं कैलकुलेशन और चेक कर लेता हूँ। I think it is 4 into 5.67 into 3.2 का बड़ा जो स्क्वायर है that is 104.8576, 3 रेज टू पावर 4 तो बड़ा कितना 81 आएगा। बड़ा मेरे ख्याल से 541 के आसपास आ गया होगा आंसर, 541.09 वाट। ये लगातार आपकी बेटा रेडिएशन जो बाहर जा रही है, सॉरी इस बार तो इनकमिंग है, जो नेट है वो ये पहला काम तो हो गया। जो पावर अंदर आने वाला है वो तुम्हारा आंसर आ चुका है, दैट इज 541.09 वाट या जूल पर सेकेंड। इतने जूल एनर्जी प्रति सेकंड लगातार ये बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है नेट।
अब ऑफ कोर्स अगर ऐसे ही लगातार हीट आती जाएगी तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा। सर टेम्परेचर बढ़ने की रेट क्या है? तो आप कह सकते हो कि सर दैट इज ऑफ कोर्स ms dt अपॉन dt, दैट इज 541.09 जूल पर सेकेंड। मास कितना बच्चे? 5 kg। एस कितना है? एस है 5000 जूल पर केजी पर केल्विन इंटू dt अपॉन dt। वो dt अपॉन dt निकालना है वो। केजी से केजे गया, जूल से मेरा जूल गया, और dt अपॉन dt की वैल्यू आ गई है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाई इस चेंज इन टेम्परेचर में लिया गया समय, इसकी वैल्यू आ गई है 541.09 अपॉन 25,000। 25,000 है ना? हाँ, ऊपर आ गया केल्विन पर सेकेंड। इतने केल्विन प्रति सेकेंड लगातार आपका टेम्परेचर चेंज होगा। दिस डिवाइडेड बाई 25.021 के आसपास आ रहा होगा बेटा, ये आ रहा है मेरे ख्याल से। वैल्यू जो आएगी दैट इज 0.021 केल्विन पर सेकेंड। ठीक है यार, मैं तो कैलकुलेशन है ना कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, तुम लोग मत क्या करो, है ना? क्योंकि यार मुझे तो जेईई का एग्ज़ाम देना नहीं है, तुम्हें देना ही है ना? और तुम जानते हो कि जेईई का एग्ज़ाम में चाहे मेन का हो चाहे एडवांस का हो, दोनों में न्यूमेरिकल सवाल पूछ ही लेते हैं आजकल, तो वो भी डेसिमल तक पूछ लेते हैं, तो कैलकुलेशन तो अच्छी होनी चाहिए। अब कैलकुलेशन ऐसा तो है नहीं कि ना अचानक से जेईई वाले दिन अच्छी हो जाएगी। 2 साल तक 1 साल तक इंसान प्रैक्टिस करता है कैलकुलेशन करने की, तब जाके उस दिन बिना किसी सिली मिस्टेक के सही टाइम पे सही आंसर आता है कि नहीं? तो मैं तो कई बार कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, कई बार क्या हमेशा ही कर लेता हूँ। मुझे तो एग्ज़ाम देना है नहीं, तो मैं तो बड़ा बिना कैलकुलेटर के काम करता नहीं। तुम लोग कर लिया करो, तुम लोग सारा का सारा काम बिना कैलकुलेटर के ही किया करो, ठीक है? क्योंकि बड़ा जेईई के एग्ज़ाम में कैलकुलेशन तुम्हें करनी पड़ेगी, ठीक है ना? भाई कैलकुलेशन करना भी तो एक इंटेलिजेंस का पार्ट ही है। किसी की इंटेलिजेंस जज करनी हो तो ठीक है, कैलकुलेटर ना यूज़ करके कोई कैलकुलेशन कर रहा हो, ऑफकोर्स उसकी कैलकुलेशन फास्ट है, मेरी नहीं है इतनी। मैं तो बड़ा वैसे इतना सोचता नहीं, मैं तो ज़्यादा ठीक है, मैं तो सोचता हूँ कि यार एक्सप्रेशन में छोड़ने से अच्छा पूरा सॉल्व कर लेता हूँ, तो तुम्हारे ज़रा फ़ायदा हो जाएगा ना। लेकिन तुम लोग जब भी है ना लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तब भी तुम है ना हमेशा है ना वीडियो पोस्ट किया करो और सारा आंसर खुद निकाला करो, सारा आंसर खुद निकाला करो, और कैलकुलेशन पूरी क्या करो, छोड़ा मत करो, पूरी कैलकुलेशन क्या करो, बिल्कुल मत छोड़ा करो। कैलकुलेशन छोड़ना अच्छी बात नहीं है। अगर यहाँ पर कैलकुलेशन छोड़ देंगे तो ऐसे थोड़ी कि उस दिन अचानक से बन जाएगी, है कि नहीं? ठीक है, अचानक से नहीं बनेगी बेटा, उस दिन करनी पड़ेगी। चलिए बेटा, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की कहानी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। एक छोटा सा सवाल और करते हैं, थोड़ा सा बढ़िया सा सवाल। सुनिए बच्चों, आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, सॉलिड स्टेट में ही, इसका मास m है, स्पेसिफिक हीट s है, और जब टाइम 0 है तो इसका टेम्परेचर T0 है, इसका टेम्परेचर T0 है, बाहर का टेम्परेचर 0 केल्विन है, बाहर का टेम्परेचर 0 केल्विन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ रेडिएशंस बाहर निकालेगा, कोई एब्जॉर्ब नहीं करेगा। सर एब्जॉर्ब क्यों नहीं करेगा? आस पड़ोस में कुछ है ही नहीं, कहीं से रेडिएशन आ ही नहीं रही है, सिर्फ रेडिएशंस का आउटगोइंग है, इनकमिंग नहीं है। इसका जो सरफेस एरिया है वो A है, एमिसिविटी या एब्जॉर्प्टिव पावर इसका A है। स्टीफन्स कांस्टेंट आप लोग सिग्मा यूज कर सकते हो, ठीक है? फाइंड टेम्परेचर ऑफ सॉलिड एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t पर सॉलिड का टेम्परेचर बताओ, किसी भी टाइम t पर सॉलिड का टेम्परेचर t बताओ बेटा, किसी भी टाइम t पर सॉलिड का टेम्परेचर बताना है। चलिए बेटा करते हैं।
बाहर का टेम्परेचर 0 केल्विन देकर मैंने कैलकुलेशन काफी हद तक तो आसान कर दी, काफी हद तक आसान कर दी। बाकी देखते हैं। मान लीजिए किसी टाइम t पर इस ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है लेट से t है, तो ये अपने अंदर से कुछ न कुछ रेडिएशंस एमिट कर रहा होगा, और उन रेडिएशंस की जो एमिट है उसको मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं कि दिस पावर एमिटेड इज E A सिग्मा इसके टेम्परेचर की पावर 4, और इसका टेम्परेचर हम जानते हैं समय के साथ लगातार चेंज होगा। सर वो माइनस क्यों नहीं कर रहे जो इसने एब्जॉर्ब किया? बेटा इस पर कोई रेडिएशन गिर ही नहीं रही है, आस पड़ोस में सराउंडिंग का टेम्परेचर तो 0 केल्विन है और कोई रेडिएशन इस पर आ ही नहीं रही है। ठीक है, तो इसने सिर्फ और सिर्फ जो पावर है वो एमिट की है, एब्जॉर्ब तो की ही नहीं है। ये जो पावर बाहर जा रही है क्या करेगी? तो आप बोलोगे सर ये तो टेम्परेचर को चेंज करेगी, तो मैं इसको लेता हूं इसका मास इनटू इसकी स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर, dq कैन बी रिटन एज दिस डिवाइड बाय dt। हल्की सी एक गलती होगी वो अभी सुधार लेते हैं, माइनस लगा दो। सर माइनस किस बात का? बेटा माइनस इस बात का कि लेफ्ट हैंड जो है वो तो पॉजिटिव है, E पॉजिटिव, सिग्मा पॉजिटिव, A पॉजिटिव, टेम्परेचर की पावर 4 पॉजिटिव, तो RHS भी पॉजिटिव होना चाहिए। सर RHS नेगेटिव था क्या? हाँ, माइनस साइन लगाने से पहले तक नेगेटिव था, क्योंकि मास तो पॉजिटिव था, स्पेसिफिक हीट तो पॉजिटिव थी, लेकिन तेरा dt अपॉन dt नेगेटिव था, क्योंकि टेम्परेचर तो टाइम के साथ घटेगा, तो dt अपॉन dt तो नेगेटिव आएगा, एंड नेगेटिव कैन नॉट बी इक्वल टू पॉजिटिव, तो मैंने जानबूझ के एक नेगेटिव साइन और लगा दिया। समझ के इस बात को? हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ई इंटू ए, ये सब कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, टाइम वाले dt को ऊपर ले आओ और t रेज टू पावर 4 टेम्परेचर की पावर 4 वाले को नीचे ले जाओ, ले गया, इंटीग्रेट इंटीग्रेट। सर इन सब, अरे बेटा माइनस साइन था, इन सब को इंटीग्रेशन से बाहर क्यों निकाल लिया? बेटा सारे कांस्टेंट थे। बिल्कुल शुरुआत में जब टाइम 0 था तो तेरे इस सॉलिड का टेम्परेचर T0 था, और किसी भी टाइम t पर लेट से टेम्परेचर इज T। हो गया बेटा, तो आसान सा काम है, दैट इज माइनस EA सिग्मा अपॉन ms, dt का इंटीग्रेशन आएगा t 0 से t तक, बेटा ये आएगा t की पावर -4 का इंटीग्रेशन आएगा t की पावर -3 अपॉन -3, माइनस से माइनस उड़ा दिया, 3 ऊपर आ जाएगा, 3EA सिग्मा t अपॉन ms इज इक्वल्स टू 1 अपॉन t रेज टू पावर 3 माइनस 1 अपॉन T0 रेज टू पावर 3। मेरे पास आ गया 1 अपॉन t रेज टू पावर 3 इज 1 अपॉन T0 रेज टू पावर 3 प्लस 3EA सिग्मा टाइम अपॉन ms। किसी भी टाइम पर आपका टेम्परेचर ये होगा, ये आंसर है, ये आंसर। ये T0 आपका इनिशियल टेम्परेचर, बाकी सब चीज़ें दी हुई है, ये छोटा वाला T आपका टाइम है। किसी भी टाइम पर आप टेम्परेचर बड़े आराम से लिख सकते हो। एक चीज़ और नोटिस करना, जब टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा ना, बहुत 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 टाइम बाद, तो टाइम इनफाइनाइट तो ये वाली टर्म इनफाइनाइट, ये वाली टर्म इनफाइनाइट तो ऑफकोर्स ये वाली टर्म भी इनफाइनाइट, ये वाली टर्म इनफाइनाइट, तो इसका टेम्परेचर जो ऑब्जेक्ट का है वो 0 के आसपास हो जाएगा, होना भी चाहिए। बाहर का टेम्परेचर अगर 0 केल्विन है तो बहुत बहुत टाइम बाद तो इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर भी तो 0 केल्विन के आस पड़ोस में ही आना चाहिए। ठीक है, आगे चले, चलिए नेक्स्ट इज हमारा जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, इसका एक स्पेशल केस है, दैट स्पेशल केस इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये वही न्यूटन है बेटा, ठीक है, इन्होंने हर जगह काम किया है, ही हैज़ बीन वेरी ब्रिलियंट, वी ऑल नो दैट, है ना। उन्होंने चाहे ऑप्टिक्स में काम किया हो, चाहे उन्होंने चाहे बड़ा मैकेनिक्स में काम किया हो, चाहे कैलकुलस में काम किया हो, ही रियली डिड वर्क वेल, ही वाज वेरी शार्प। एंड अगेन बेटा यहाँ पर भी उन्होंने एक छोटी सी बात कही है, हालांकि उन्होंने जो बात कही थी वो बिना स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के कही थी, उन्होंने बहुत ही सिंपल सी बात कही थी, और उन्होंने जो बात कही थी बहुत ही ट्रिवियल सी है, बट हम उसको स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से प्रूव कर सकते हैं।
एग्जैक्टली न्यूटन ने क्या कहा वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले मैं एक तरह से ऐसा बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एक तरह से स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का स्पेशल केस है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का एक स्पेशल केस है एंड दैट स्पेशल केस इज योर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बच्चों मेरी बात का गलत अर्थ मत निकाले ना, मैंने ये नहीं कहा कि न्यूटन ने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से इस चीज़ में प्रूव किया है, नहीं, उन्होंने तो अपनी ऑब्जर्वेशन से सब बातें कही थी। हम लोग है ना अपनी सहूलियत के लिए क्या कर रहे हैं कि है ना स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पढ़ लिया, उसके स्पेशल केस से हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को डिराइव कर सकते हैं। छोटी सी डेरिवेशन है, सुनिएगा, सवाल तो बाद में करेंगे, अपन तो डेरिवेशन देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर लेट से T है और सराउंडिंग का टेम्परेचर है Ts। जो बॉडी है उसका टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग से थोड़ा सा ज्यादा है। सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर Ts है तो बॉडी का टेम्परेचर Ts प्लस डेल्टा T है, सराउंडिंग के टेम्परेचर से हल्का सा ज्यादा है। मैं एक मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूं कि डेल्टा T इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग या फिर टेम्परेचर ऑफ बॉडी। दोनों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, बॉडी के और सराउंडिंग के टेम्परेचर में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। इस बॉडी का मास, स्पेसिफिक हीट, एमिसिविटी, एरिया ये सब गिवन है, चिंता ही नहीं है। कुछ पावर बाहर जाएगा जिसको मेरे बच्चे लिखने के लिए बेकरार होंगे कि सर दैट इज E इंटू ए इंटू सिग्मा इंटू हमारे टेम्परेचर की पावर 4, जिसे हम लिख सकते हैं सवाल के हिसाब से सराउंडिंग का टेम्परेचर प्लस डेल्टा T की पावर 4। सही तो लिखा। इसी तरह से कुछ ना कुछ रेडिएशन ये एब्जॉर्ब भी करेगा, जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा उसका पावर होगा E इंटू ए इंटू सिग्मा इंटू सराउंडिंग के टेम्परेचर की पावर 4। As we can see that कि this is more than this। तो कुल मिलाकर आपने नेट पावर जो है उसका इनकमिंग है और वो कितना है, this माइनस दिस। सॉरी बेटा मैंने उल्टा बोल दिया, एमिटेड ज्यादा है, एब्जॉर्ब्ड कम है, तो कुल मिलाकर पावर बाहर गया है। क्योंकि हमारा टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है तो बाहर ज्यादा गया है, अंदर कम आया है, तो नेट तो बाहर गया, एंड दैट इज दिस माइनस दिस, दैट इज E A सिग्मा, दैट इज Ts की पावर Ts प्लस डेल्टा T की पावर 4 माइनस Ts की पावर 4। फेयर एनफ। इट कैन बी रिटन एज E A सिग्मा Ts की पावर 4। इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस डेल्टा T अपॉन Ts की पावर 4 minus 1. It can be written as E A sigma upon Ts की पावर 4 अपॉन 1 प्लस, बेटा देखना मैं एक बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूं जो सबको आता होगा, वो तुम जानते हो बेटा मैं क्या लगा रहा हूं, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n कैन बी रिटन एज 1 प्लस nx इफ x इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1। तो हम जानते हैं कि डेल्टा T जो वो Ts के सामने बहुत छोटा है, तो ये वाला तो फ्रैक्शन है ये 1 के सामने बहुत छोटा है, तो मैं इस 4 को अंदर ला सकता हूं, 1 प्लस 4 टाइम्स डेल्टा T अपॉन Ts माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया, और आपका जो पावर आउटपुट है, जो आपका पावर लगातार बाहर जा रहा है, उसकी वैल्यू आ गई है 4 टाइम्स E A सिग्मा, 4 टाइम्स E A सिग्मा Ts की पावर 3 इंटू डेल्टा T। ये एक तरह से हमारे पास पहला एक्सप्रेशन आ गया। तो सर क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि पावर जो नेट बाहर जा रहा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग? ना, हमेशा नहीं कह सकते हो, सिर्फ तब कह सकते हो जब आप में और सराउंडिंग में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत छोटा हो। अदरवाइज तो तुम जानते हो हमारे टेम्परेचर की पावर 4 माइनस सराउंडिंग के टेम्परेचर की पावर 4, इतना मैथमेटिकली टफ एक्सप्रेशन आता है।
इतना आसान तो सिर्फ तब आएगा जब आप कहो कि हमारे टेम्परेचर में और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस बहुत छोटा हो, और जो नेट पावर बाहर जा रहा है उसके कारण इस बॉडी जिसका मास m है, जिसकी स्पेसिफिक हीट s है, उसके टेम्परेचर में हल्का सा चेंज आएगा। एंड दैट इज वी नो दैट, हम बार बार बड़ा आदत सी पढ़ चुकी है, दैट इज -ms dt अपॉन dt। माइनस किस बात का? टेम्परेचर घट रहा है। और कोई मुझसे पूछ ले कि रेट ऑफ कूलिंग क्या है, तो मैं बोल दूंगा कि रेट ऑफ कूलिंग है, बड़ा देखना, -4 सिग्मा सराउंडिंग के टेम्परेचर की पावर 3 E A सिग्मा 4 टाइम्स E A सिग्मा TS की पावर 3 अपॉन MS इंटू डेल्टा टी, कि जो हमारी रेट ऑफ कूलिंग है, बड़ा माइनस साइन तुम जानते हो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, ठीक है। या फिर ऐसे बोल दो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो ऐसा है। इसमें ये सारी की सारी चीजें कांस्टेंट हैं, और कुल मिलाकर मेरे पास जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आया है वो ये आया है कि रेट ऑफ कूलिंग या फिर बड़ा रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर अगर लिखना चाहो तो आप कह सकते हो कि dt अपॉन dt इज इक्वल्स टू माइनस, ये सब कांस्टेंट है, इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, दैट इज माइनस ऑफ टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। आपके और सराउंडिंग के टेम्परेचर में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, आपकी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर उतना ही रैपिडली चेंज होगा। ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। और ये वाली बात सोचना कोई बहुत टफ काम थोड़ी था। 60 डिग्री सेल्सियस की गर्म चाय को मैं 30 डिग्री सेल्सियस रूम के अंदर रखूं, या फिर 60 डिग्री सेल्सियस गर्म चाय को मैं 0 डिग्री सेल्सियस के रूम में रखूं, कौन सी चाय जल्दी ठंडी होगी? ऑफ कोर्स 0 डिग्री सेल्सियस वाले रूम के अंदर आपकी चाय जल्दी ठंडी होगी। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा आपकी ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग में, उसका रेट ऑफ कूलिंग उतना ही ज्यादा। आई रियली होप आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। सो दिस इज योर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, यही हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। फेयर इनफ। चलिए ठीक है बेटा, अभी तो थोड़ा और पढ़ना बचा है, बट आप है ना होमवर्क में आप ट्राई करना चाहो थोड़ा कैपेसिटर के HCV के सवाल निपटा सकते हो, ठीक है, करंट की भी निपटा सकते हो, और जो हीट ट्रांसफर सवाल है उसमें तुम पहले वाले सवाल से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि पहले कंडक्शन के रेडिएशन के बाद में, और रेडिएशन में हमें हल्का सा एक लेक्चर और लगेगा, उसके बाद आप चाहो तो निपटा सकते हो। एंड तब तक मैं आपको शीट तो आएगी होगी, कल आपको शीट के सवाल भी दे देंगे, तो एक साथ ही हो जाएंगे सर, छोटी सी शीट है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, ठीक है, कल मिलते हैं।